नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे जिसमें हमारी 3 टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 3 चैप्टर। पहला इंडियन पॉलिटी हमने पूरी देखी है, जो लोग ना देखे होंगे प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है एनसीईआरटी सार संग्रह की, देख लीजिएगा दोस्तों। पॉलिटी हमने देखा, इंडियन ज्योग्राफी हमने देखा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने देखा, उसके बाद हम एनवायरनमेंट देखे। यानी हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे फिर प्राचीन, फिर मिडवल, साथ में देख लेंगे वो। ठीक दोस्तों? तो आज हम शुरुआत करेंगे इतिहास से। हमने कमेंट में पूछा था, आप लोग एक भी कमेंट नहीं किए, तो हम ये शुरू कर दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन मतलब बनते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक? देखिए हिस्ट्री के बाद हम फिर साइंस देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जो बचेगा फिर देख के फिर काम खत्म हो जाएगी हमारी ये बुक। फिर हम दूसरी कुछ देखेंगे। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरुआत होगी। भारत में यूरोपीय कंपनियाँ क्यों आईं? क्या रीज़न था? ये सारी चीज़ें हम फिर कभी पढ़ेंगे। देखिए रीज़न मैं बता दूँ, देखिए यूरोप से व्यापार पहले होता था तो तुर्की के रास्ते से होता था। लेकिन तुर्की ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो ये जो स्थल मार्ग था ये बंद हो गया। जब स्थल मार्ग बंद हो गया तो यहाँ पे जैसे मसालों भारत से मसाला ज़्यादातर व्यापार होता था, मसाला और सूती वस्त्र, तो इसका निर्यात जो है यहाँ पे कम होने लगा मतलब यूरोप में। तब ये अल्टरनेटिव यानी इसका ढूँढे तो ये समुद्री मार्ग की खोज किए, तो उस क्रम में वास्को डी गामा, बार्थोलोमा डियाज़ उससे पहले वास्को डी गामा से पहले 1488 में बार्थोलोमा डियाज़, फिर वास्को डी गामा, तो कोलंबस 92 में चले 1400 तो वो अमेरिका की खोज कर गए ना। तो ऐसे ये सारी कहानी आप लोग सुने होंगे, बहुत लोगों के मुँह से सुने होंगे। लेकिन हम यहाँ ये कहानी नहीं बताने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक दोस्तों? बाकी मैं समय-समय पर आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इसमें ट्रिक भी बताऊँगा, संधियाँ भी आपको याद कराऊँगा, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बस आप ध्यान से देखिएगा और पढ़ते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम कौन थे? तो देखिए पुर्तगाली थे। एक क्रम है 10 बार बोलिएगा, क्रम जीवन भर याद हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। देखिए पहले पुर्तगाली आए, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में फ्रांसीसी आए, ठीक? तीसरे नंबर पे कौन आए? तो अंग्रेज़ आ गए। लास्ट में फ्रांसीसी आए। देखिए हम चाहे तो सही से भी लिख सकते हैं, पेन मँगाए हैं दोस्तों। देखिए ये फ्रांसीसी हो जाएगा, ये पुर्तगाली। तो पहले पे पुर्तगाली, लास्ट पे फ्रांसीसी। टोटल आए कितने लोग? 5 लोग। तो 3 पे कौन हो जाएगा? अंग्रेज़ हो जाएगा। 3 पे अंग्रेज़। तो देखिए पुर्तगाली, बीच में डच को ले आओ। देखिए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। पीसीएस में, आईएएस में दोस्तों क्रम लगाने को आया था, याद रखिए। जैसे 1700 आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जो औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1700 तो वहाँ से मानी जाती है 1947 तक, ठीक? उसके बाद फिर पोस्ट जो है इंडिपेंडेंट आ जाता है, फिर हमारा उसका आगे का है 91 तक माना जाता है। तो दोस्तों जो ये 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो सत्ता में जो क्रम आते हैं, मतलब जो हमारे उत्तराधिकारी होते हैं, तो वो कौन-कौन से उत्तराधिकारी होते हैं, उनका भी क्रम जो है पूछने को आता है। जैसे औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट आए, फिर जहाँदार आए, सेफ़ फिर रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, ठीक, बहादुर शाह ज़फ़र। तो लास्ट तक आप जाएँगे तो 10-12 लोगों का आता है। इस बार आरओ में पूछा भी गया था। ये पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी पूछा जा चुका है। वो आरओ में इस बार आया था। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको क्रम पता है, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएँगे, किसी भी लेवल के क्वेश्चन देने जाएँ आप। समझ में आया? तो ये चीज़ हो गया, आप ये पहला चीज़ आपको पता है, मैक्सिमम चीज़ें बता दी। अब देखिए, यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के। आगमन कब हुआ? तो 17 मई 1498 में। आगे की बात करें कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन एक स्थानीय शासक था, उसने जो है इसका स्वागत किया, मालाबार तट पर, ठीक? उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत पर सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक जो खोटी या फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया? तो कोचीन में, कोचीन या कोच्चि में। देखिए फैक्ट्री या कोठी का मतलब क्या है बता दूँ? देखिए, जैसे मान लो पुर्तगाली, जैसे मान लीजिए एक आप कारखाना देखे होंगे, कारखाना मतलब यहाँ बनाते नहीं थे कोठी में, फैक्ट्री मतलब बनाते नहीं थे दोस्तों। जैसे माल वहाँ से खरीदे, तो एक जगह मतलब डंप करते थे, यानी रखते थे एक जगह, ये मार्ग म जैसे माल मान लियो भारत के अलग-अलग हिस्सों से लेकर आए, यहाँ पे माल जो है रख दिए, जो मतलब सूती वस्त्र हैं या मसाले हैं, जो भी है, वो अपना यहाँ पे रख दिए। उसके बाद रखने के बाद यहाँ से फिर समुद्री मार्ग के रास्ते जो है अपने देशों में ले जाते थे। समझ में कि नहीं? देखिए अलग-अलग से माल लाएँगे तो उसे एक जगह रखना तो भी उन्हें पड़ेगा, तो वही होती है व्यापारिक कोठी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि वो उत्पादन करते थे, दिमाग में रख लीजिए।
देखिए कोची मतलब कोचीन में पहले किए। फिर भारतीय उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसीसी दी अल्मेड़ा था। 1505 में आया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1956 में गोवा में लगी थी। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। डच मुख्यतः किसका व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का दोस्तों डच लोग जो है व्यापार करते थे। और देखिए आवाज़ कैसी है? नया माइक है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आवाज़ आपको आ रही, क्लीन आ रही है या नहीं आ रही, या कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक? तो देखिए आगे बढ़ें। अब देखिए ये नीचे हम बाद में देखेंगे, अभी स्थापना ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ क्रम दिखा है, विभिन्न देशों की सॉरी यहाँ खोजकर्ता के बारे में दिया है। जैसे वास्को, देखिए ये ऐसा नहीं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, ये हम सरासर गलत मानते हैं। भारत तो बहुत पहले से था, अनादिकाल से वास्को डी गामा क्या है, इनसे बहुत सारे लोग पहले आए थे भारत में, थी भारत की खोज इन्होंने की। लेकिन ये है कि यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज भारत की इन्होंने की। यानी यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने भारत की, यानी समुद्री मार्ग जो है उसकी खोज, मतलब सॉरी इस तरह नहीं, देखिए ऐसे देखिए कि जैसे ये यूरोप है, यहाँ भारत है, ठीक? तो ये पहले ये था तो यहाँ पे बंद हो गया स्थलीय मार्ग, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होगा तुर्की का, तो ये बंद होगा। तो जो है स्थलीय मार्ग की खोज जो है किसने की? तो वास्को डी गामा ने की भारत से, ठीक? तो यानी भारत के स्थलीय मार्ग की खोज की है किसने? वास्को डी गामा ने। समझ में आया कि नहीं? भारत की खोज नहीं की है। अगला कोलंबस ने अमेरिका की नहीं की, वही चीज़ हो जाएगा। कैप्टन कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसीलिए वहाँ कुक स्टेट आप एक सुने होंगे। तस्मान सागर तस्मानिया न्यूजीलैंड के बीच में है। फिर बार्थोलोमा डियाज जो है ये केप ऑफ गुड होप या दक्षिण अफ्रीका। मैंने बताया था ना पहले बार्थोलोमा डियाज चले, लेकिन यहाँ 1498 में पहुंचे, उसके बाद आंधी तूफान के कारण ये लौट गए, दोबारा नहीं गए, लेकिन वास्को डी गामा वहाँ तक चला आया था, कालीकट तक। अगला हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? फ्रांसिस दी अल्मीडा ने। अगला किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। अगला पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा या काफिला पद्धति प्रारंभ की। समझ आया कि नहीं? अगला दिया पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड हो जाएगा। अब देखिए किनकी जो है कब-कब स्थापना हुई। अगर हम बात करें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे एस्तादो दी इंडिया कहा गया, देश कौन है? पुर्तगाली। 1498 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम फैक्ट्री भारत में कोची। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री ब्रिटेन इनका देश क्या था? ब्रिटेन था। 1600 में स्थापना होती है और सूरत में इनकी फैक्ट्री खुलती है पहली। उसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदर यानी हॉलैंड की बात कर रहा है, ठीक? डच की बात कर रहा है। 1400 1602 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। डेनिश देखिए डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, ये डेनिश लोग कौन है? डेनमार्क हैं। तो इनका देश क्या है? डेनमार्क है। 1616 में एक कंपनी की स्थापना होती है। प्रथम फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं, ये फ्रांस के हैं। 1664 में आते हैं। कब आते हैं? 1664 में आते हैं और ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री। तो देखिए फ्रांसीसी सूरत में है, पुर्तगाली सूरत में है, सॉरी ये फ्रांसीसी सूरत में है और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों है, तो सीधी-सी बात टकराव भी होगा दोनों में। होगा कि नहीं दोस्तों? ठीक? तो हम सब देखेंगे आगे। देखिए यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम प्रवेश किया। भारत में सबसे अंत में भी यही गए। 1498 में आए और 1961 में गए। ठीक? देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के कितने लगभग 14 साल बाद जो है ये लोग बाहर गए। देखिए अगला है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो वही है डच। ठीक? अगला है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने? तो डचों ने। अगला दिया है वर्ष 1759 में बेदारा की लड़ाई, मैंने कई बार आपको बताया है कि किनके मध्य हुआ? तो डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ। डच यहीं पे हार जाते हैं अंग्रेजों से, फिर अपनी जो है सब कुछ बेच-बाच के चले जाते हैं। अगला है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। देखिए 1600 में गठन हुआ और इस समय शासन कौन था? अकबर था 1605 तक। अगला है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम नागरिक कौन था?
तो कैप्टन हॉकिंस था, मैंने बताया था 1608 ईस्वी में आया। मैंने बताया था जब देखिए हॉकिंस एक कुकर आता है, हॉकिंस कंपनी का कुकर, अगर वो गिर जाए आपके ऊपर तो क्या होगा? गिर जाए, ठीक? तो आप रोने लगेंगे। तो टॉमस रो और हॉकिंस ये दोनों किनके शासनकाल में आए? तो ये जहांगीर के, यानी गिर देखिए कैसे याद करेंगे पता है? हॉकिंस एक कुकर हो गया। अब कुकर अगर गर्म है या ऐसे है तो कुकर आपके ऊपर गिर जाएगा। तो अगर आपके ऊपर गिर यानी जहांगीर गिर जाएगा तो आप रोने लगेंगे, यानी रो यानी थॉमस रो या टॉमस रो, समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ है। अगला दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम स्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में, प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में। यानी अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में और प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था, ठीक? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। अगला है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में महाधिकार पत्र जो है जारी किया? वो फर्रुखसियर थे, हैमिल्टन था उपचार करने वाला। यहाँ लिखा है 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? यूपी पुलिस शायद 2019-18 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अभी हम कराए भी थे। दोस्तों यूपी पुलिस करिए, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं देखिए बुक भी लाया आपके लिए, कम से कम 23 प्रैक्टिस सेट हैं उस बुक में, तो आप सारे के सारे करिए। मैं मेहनत करता हूँ अपनी तरफ से पूरी, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस, हिंदी सब कुछ बताता हूँ डिटेल से, तो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक दोस्तों। अगला है यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा व अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, बिहार था दोस्तों। अब हम अभी कर्नाटक युद्ध बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा नीचे साथ में देखेंगे ना, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, जैसे कलकत्ता जॉब चौरनौक हो गए, मद्रास में फ्रांसिस डी हो गए, ठीक? नई दिल्ली में एडवर्ड लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, उसके बाद बम्बई में आनिंगर थे, अंगियार थे, गेराल्ड अंगियार थे, ठीक? ये मतलब स्थापना हो गई, किसने कब किया? देखिए यहाँ है 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो कोलबर्ट थे, ये कहाँ थे? तो वित्त मंत्री थे, ठीक? अगला है, और ये किसके शासनकाल में हुआ फ्रांसीसी कंपनी? तो ये लुईस 14वां थे, इनके वित्त मंत्री थे कौन? कोलबर्ट। अगला है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो सूरत में है 1668 ईस्वी में। अगला, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। अभी सब बताएंगे कि क्यों इन लोगों में लड़ाइयाँ होती थी। जैसे बेदारा का युद्ध हुआ डच और अंग्रेजों के बीच 1749 में, वांडीवास का युद्ध होता है फ्रांसीसी और जो है अंग्रेजों के बीच 1760 में। सारी चीजें अभी बताएंगे, रुक जाइए बस 1 मिनट। देखिए यहाँ है फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी तथा प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? फ्रैंको मार्टिन थे। आगे हम बात करें तो पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट थे। अगला है कि वांडीवास के युद्ध मैंने बताया फ्रांसीसी पराजित हुए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य था। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य था, ठीक दोस्तों। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होती है? तो एक्सला सापेल की संधि है 1728 में, सॉरी 1748 में। देखिए प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 के मध्य होता है, यानी 2 साल का होता है। फिर हम बात करें तो 49 से जो है 54 होता है। उसके बाद क्या होता है? तो 58 से 63 होता है, काम खत्म हो जाता है, 3 युद्ध होते हैं। अभी हम देखते हैं, थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे, ट्रिक भी देखेंगे। बीजापुर से बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क था दोस्तों, ठीक? अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, प्रथम कर्नाटक मतलब कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3 हुए। डेट सबकी अभी मैंने बताई, 46 से 48, 49 से 54 और 56 से जो है 63, ठीक? तो देखिए ये एक चीज याद रखिए, ये 7 वर्ष चला, ये 5 वर्ष चला, ये 2 वर्ष चला, 2-5-7, 2-5-7 याद रखिए। अब देखिए पहला युद्ध हुआ ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए, दूसरा हुआ कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए, तीसरा हुआ सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक कारण था। देखिए ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है यहाँ नहीं चल रहा था, ये चल रहा था फ्रांस में, ठीक? मतलब यूरोप में चल रहा था। अगली हम बात करें, अंग्रेज कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया, मतलब इसकी कंपनी का नाम था, छोड़िए उसे कोई।
देखिए पहले युद्ध में क्या हुआ 1748 में एक्सला-शापेल की संधि हुई। जब युद्ध समाप्त होगा तो देखिए जिस तारीख को युद्ध समाप्त होगा, संधि भी उसी तारीख की होगी बस, आपको ये याद रखना। जैसे 48 में पहला समाप्त हुआ तो 48 की संधि है, देख लीजिए। फिर 54 में समाप्त हुआ, 55 की संधि है, 54-55 दोनों में मतलब समाप्त हुआ। फिर पेरिस की संधि 63 में हो गई, 63 में युद्ध समाप्त हुआ, ठीक। पहले अनिर्णायक रहा, कोई मतलब निर्णय नहीं हुआ। दूसरे में बात करें तो ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी मजबूत थी और तीसरे में फ्रांस की पराजय हो गई क्योंकि वो जो है डुप्ले को उन्होंने बुला लिया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ है पेरिस की संधि, पौंडीचेरी की संधि, एक आपने एक नाम सुना आयप, आप जानते हैं ना? ए से एक्सला-शापेल, पी से पौंडीचेरी, पी से पेरिस, ठीक? तो देखिए ए से एक्सला-शापेल, देखिए ई से होता है एक्सला-शापेल, लेकिन हम ए लिख दिए हैं ताकि आसान हो जाए आयप। और अगला जो मैसूर का था तो मैंने याद किया था यम, यम, यस। ये मैंने ट्रिक बना ली थी छोटी-सी, ठीक? आगे बढ़ें। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी खान ने की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में होती? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है, ठीक है दोस्तों। डेट सहित याद रखना 9 फरवरी। आगे बढ़े, अगला है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड मारोगोडी इनको रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अब इनका मकबरा कहाँ है? क्लाइव का गाजीपुर में, ठीक। अगला है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था दोस्तों? जिसने विश्वास किया था? मीर जाफिर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय थे। ये याद रखने वाली बात है। प्लासी के युद्ध समय जो है मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। मुगल बादशाह की बात कर रहा हूँ। अगला है प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ये देखिए एक युद्ध नहीं था, विश्वासघात था दोस्तों, लेकिन ठीक है जो भी था। अपने यहाँ के जो है ना शासक, पहली बात सबसे ज़्यादा तो विश्वासघाती लोग हैं अपने यहाँ, मतलब क्या ही कहें, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो जानते भी होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया, ठीक। अब देखिए प्रमुख घटनाएँ हैं, उसके बाद फिर यहाँ हम देखेंगे, जो है आगे देखेंगे, यहीं से देखते हैं। प्रमुख घटना जैसे ब्लैक होल की घटना कब होती है? तो 20 जून 1756 को होती है। फिर अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 24 अक्टूबर 1764। फिर इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को और इलाहाबाद की द्वितीय 16 अगस्त, 4 दिन के बाद 1765। बनारस की संधि होती है 75 में, ठीक। और 1775 में होती है दोस्तों, 73 लिखा है लेकिन 75 करिए इसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन ब्लो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इसका रीजन भी है, अलग है, अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को मतलब जीता था अलग अलग तरीका से, तो वो इसीलिए उनको कहा जाता है। देखिए 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था, ठीक। यानी 3 नवाब थे और अंग्रेजों की सेना थी। देखिए अंग्रेजों मतलब प्लासी का युद्ध हारने का कारण क्या था पता है? एक तो अपने यहाँ क्या था, विश्वास की मतलब एक कमी थी, मतलब विश्वास की क्या, विश्वासघात भी बहुत था। दूसरी चीज़ है सेना जो आधुनिक नहीं थी, समझ रहे हैं कि नहीं? और अंग्रेज पहले ही सबको मिला ले रहे थे अपनी तरफ, यानी जितने भी बड़े-बड़े वो थे, धन्ना सेठ वगैरह-वगैरह, वो सब अंग्रेजों के थे। समझ के नहीं, अंग्रेजों की तरफ थे। तो ये सारी चीज़ें थी और पहले सिराजुद्दौला मतलब भाँप भी नहीं पाए युद्ध को, कैसे क्या था। तो ये सारी बहुत सारे फैक्टर थे, इसलिए जो है हार गए, ठीक। अब देखिए अगला है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मंडो था। अगला है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इम्पोर्टेंट है, गलत करके आएँगे आप। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि
क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अगला है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो ड्रेक के, गवर्नर ड्रेक के। अगला है, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। जैसे देखिए, बंगाल स्थापना कब होती है? 1727 में मुर्शिद कुली खान संस्थापक थे। 64 में 24 में हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिश खान निजाम उल मुल्क जिन्हें कहा जाता है। मोहम्मद साद अंगीला के मतलब जो है फेवरेट थे, पास में रहते थे हमेशा दरबार में, ठीक। अगला, भरतपुर की स्थापना 18वीं ईस्वी में चूड़ामल व बदन सिंह ने की। कर्नाटक की 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खां ने की। अवध, देखिए शहादत खां है, ये उल्ला खां है, ठीक। दोनों में थोड़ा अंतर, ये इन्हें बुरहान उल मुल्क कहा जाता था 1722 से 24 के बीच। जयपुर 18वीं शताब्दी सवाई राजा जय सिंह। फिर रुहेल पठान, ये मोहम्मद खां बंगश। फिर जो है अगर हम बात करें मैसूर की 18वीं में हैदर अली ने किया, ठीक। आगे बढ़े, लड़ते हैं। देखिए, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। ये शुकर मिशन के वो थे, मतलब शुकर चकिया मिशन से संबंधित थे, मिसल होगा, ठीक। 1799 में। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे? शुकर चकिया थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो लाहौर थी। अगला है, राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे जो है प्राप्त किया? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। और ये जो मतलब इनके लास्ट शासक थे सिख में, तो दिलीप सिंह थे, मतलब राजा जो इनके मतलब कमजोर उत्तराधिकारी थे वो दिलीप सिंह थे। तो इन्हीं के साथ अंग्रेज जो है इसे कोहिनूर को इंग्लैंड भेजा दिए थे, वो यहाँ पढ़ाई कराए थे। अगला है, 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी किनके मध्य? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला दिया है कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो लाहौर संधि होती है 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह थे। सिख धर्म का अंतिम शासक दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह, इन्हें दिलीप सिंह भी कहते हैं। तो ये जो है हम लोग देखे भी थे। अब हम ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं फिर नीचे आएंगे। देखिए, पुरंदर की संधि हुई कब? तो 1765 में होती है। बड़गांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में होती है। सलवाई की संधि होती है 1782 में। देवगांव की संधि होती है 1803 में। सुरजी अर्जन की संधि होती है 1803 में। फिर पूना की संधि होती है 1717 में। उसके बाद लाहौर की सन 1746 में और अमृतसर की सन 1809 में, सॉरी 1846, 1809, 1817। देखिए, ये 3 संधि तो कभी भूलना नहीं है, ठीक। और एक 22 साल बाई की संधि, ये 4 संधियां आपको इसमें याद रखना है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़े। अगला दिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला है, 1800 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड गफ कर रहे थे। अगला है कि 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? डलहौजी था दोस्तों। डलहौजी किसे किसे मिला रहा था? तो देखिए, सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सबको डलहौजी अपने में विलय कर रहा था दोस्तों। किसे? मतलब इन सभी राज्यों को जो मैंने नाम लिया, सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ठीक। एक बार रट लिया, माइंड में सेट होगा। जीवन में सोते समय कोई पूछे या उठते समय, हमेशा आपका क्वेश्चन भी सही होगा, आपको याद भी हो जाएगा। 2019 नहीं 18 में रटा था ये चीज जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। कभी भी क्वेश्चन पूछा गया हमेशा जो है सही हुआ है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रटना पड़ेगा क्रम, बहादुर सफर, जहादार सफर, रफीदुल्लाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, तो वो भी क्रम रटे थे हम 2018 में ही, वहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा सही हुआ। तो जो चीज हम बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, वो हमेशा याद रहेगा, ठीक। आगे बढ़े। अगला देखिए, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित? तो हैदर अली के। रणजीत सिंह ने किस मिसल को लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? तो भंगी मिसल, ठीक। अब देखिए, यहाँ कुछ चीजें दी हुई हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए पहला हुआ 67 से 1767 से हुआ 69 के बीच, ठीक। उसके बाद 80 से 84, फिर 90 से 92
और जो है 99 उसके बाद 1700। देखिए हमने एक ही तरीका अपनाया है, जैसे 67 से हम 79 आए, फिर 80 से 84 यानी 4 साल का गैप दे दिए, फिर हम 90 से 92 2 साल का गैप दे दिए, तो पहले में 2, दूसरे में 4, फिर 2, अब देखिए गैप नहीं करना है। 1700 ये जो है हमारा हो जाएगा 1799 चौथा हो जाएगा, ठीक। 1 सेकंड दोस्तों, वो नहीं बंद किए, हमको लगता है नोटिफ़िकेशन, 1 सेकंड। देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब उसके बाद देखिए, यहाँ हमने 4 बता दिए, 4 हमको पहले ही इस तरह याद करने हैं। उसके बाद हम शासक, पहले में हैदर अली, दूसरे में हैदर अली, तीसरे में टीपू सुल्तान, तीसरे में टीपू सुल्तान। क्योंकि यहाँ 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कमान कौन संभालता है? उसका बेटा संभालता है। पहले में गवर्नर कौन है? देखिए गवर्नर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए आपको लास्ट वाला याद करना है गवर्नर बस। देखिए ये हैं वेलेस्ली, दूसरे हैं हेसिंग मतलब हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग, तीसरे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे वेलेस्ली। वेलेस्ली की सहायक संधि जो है मैसूर की सहायक संधि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें मैसूर को मिला लेते हैं, संधि कौन-कौन सी हुई? तो पहली देखिए इसकी ट्रिक है यम-यम-यस, मद्रास, मंगलुरु और जो है श्रीरंगपट्टनम। देखिए जब लास्ट में युद्ध खत्म होता है तभी संधि होती है, दोनों में सब में देख लीजिए यही चीज़ हुआ है। ठीक हुआ है कि नहीं? तो पहले मैसूर, फिर मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम। फिर हम विशेष में देखिए हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। पहले वाला युद्ध का परिणाम था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ, ठीक? पहले में मतलब हैदर अली जीता था दोस्तों। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, कोई मदद करने को ज़्यादा तैयार नहीं था। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि, ठीक है? मतलब मैसूर की जगह छोटा-सा वाडियार वंश के जो छोटा शासक था, उसे थोड़ा-सा मतलब एक कहते नहीं चटाने चटाने के रूप में ज़मीन दे दिया, थोड़ा-सा भाग दे दिया, बाकी अपना विलय कर लिया। अगला है सिख साम्राज्य में महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सहायक संधि जो ये चलाया था, वेलेस्ली चलाया था, इसकी ट्रिक थी एचएमटीएपी, हाँ, ये 5 राज्य थे। हैदराबाद पहला, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। तो ये ट्रिक थी इसकी। देखिए अगला है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। देखिए अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से हुआ 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वह 1772 इसमें किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्फे थे। अगला, भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस थे। तो 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक दोस्तों, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग कौन था? पहला एचिंसन। देखिए अगर हमें टेंशन होगी तो छींक आएगी, तो टेंशन होगी हम तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे, यानी डफरिन, फौरन, यानी डफरिन, फौरन, फाजिल, डफरिन, ठीक? डॉक्टर के पास यानी फौरन, तो डफरिन, फौरन। ये हो जाएगा। एचिंसन यानी टेंशन हो जाएगी, छींक यानी छियासी। अब मतलब टेंशन हो जाएगी मुझे एचिंसन, और छियासी से यानी छींक से, तो 1886, ठीक? उसके बाद देखिए ईस्टलिंगटन आयोग 12 में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और ली आयोग है 23 में लॉर्ड रीडिंग, 1912 1923। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग था। भू- भूमि सुधार के उद्देश्यों से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? कॉर्नवालिस ने। दोस्तों केवल 5 मिनट की वीडियो है, बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, तीनों बंदोबस्त व्यवस्थाएं आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, ट्रिक वगैरह सब बताया है। देख लीजिए जाके अगर मन होगा बोर्ड वाली क्लास। देखिए नुकसान कभी नहीं करेंगी, वो बहुत छोटी क्लास थी, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, तो देख सकते हैं, इतना बड़ा वो नहीं, लेकिन दिल खुश होगा आपका, मैं ये दावा कर सकता हूँ। जिसने भी बोर्ड की क्लास ली है, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें बोर्ड पे मैंने सारी चीज़, अधिनियम याद कराए हैं, राष्ट्रीय उद्यान याद कराए, मतलब इतनी चीज़ें पढ़ाया हूँ, लगभग 30-40 टॉपिक पढ़ाया हूँ, तो ज़रूर करिए दोस्तों। देखिए अगला है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि शुरुआत किसने की? वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम हैदराबाद था, मैंने बताया ना, एचईएमटी। आप बताइए दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता है कि कब क्या हुआ? एचएमटीएपी, सन नहीं पता, क्वेश्चन पूछा, आपको तुरंत दिमाग काम किया, सहायक संधि पूछा, अच्छा इसकी ट्रिक, एच मतलब हैदराबाद, मार के खट्ट से आ गए 1798, ठीक है ना दोस्तों। अगला है
व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किसके द्वारा? किससे संबंधित? जॉन लॉरेंस के द्वारा। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 48 से 56 तक भारत का गवर्नर था। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखा जो मैंने अभी पढ़ के बताया था। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है। ये देखिए, साफ-साफ कहा गया, गोद लेने का अधिकार नहीं। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का ग्रहण किया? तो आउटरम की रिपोर्ट। देखिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो अवध को बिला सके। जितनी भी इनकी क्राइटेरिया थी वो सब फिलफिल कर रहा था। तो यहाँ बता दें कुशासन का आरोप कि मतलब आप लोग अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जो है उसे मतलब विलय कर लिया अवध का, ठीक। अब देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार कौन-कौन से राज्य कब-कब हुए? तो देखिए, अगर हमें सन एक पता है कि 1848 में मतलब शुरुआत होती है, 1848, 49, 49, 50, लेकिन कभी भी मिलान करने आएँगे तो आप कर ले जाएँगे कि नहीं दोस्तों, बताइए? मैं सारे आपको बोल के बताया था। सतारा देखिए, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, उसके बाद क्या है? करौली बीच में होगा, फिर अवध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये मतलब क्रम है, आप ये भूल सकते हैं सन, लेकिन ये क्रम अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ, जैसे मेरा नहीं हुआ। पीसीएस या यूपीएससी तक क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो सही हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्रम के लिए। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग का। 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित हुई? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला है राज्य उपाधि अधिनियम 1976 में पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरिया हिंद की उपाधि प्रदान की गई। अगला है लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग है 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। ठीक, देखिए स्ट्रेची यानी स्ट्रेटजी मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा रिलेट करिए दोस्तों अकाल को। लिटन, लिटन, चलिए मैं रिलेट कर दूंगा कल वाले में, अगर आएंगे लिटन एक दोबारा बार तो हम कर लेंगे। देखिए मैं रिलेट कर दूंगा दोस्तों, अभी सोचना पड़ेगा ना। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को। अब देखिए ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार है। देखिए नेपाल 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग, सिंध 1843 में एलन बरो। इसीलिए तो मैं आपको बताया नहीं था कि सिंध का मतलब विलन किए थे, तभी तो उनको मतलब किस नीति के तहत किए थे? तो अकादमन्यता की नीति के तहत किए थे। उसके बाद भूटान का 1865 में लॉर्ड रॉनेस, बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन। ठीक दोस्तों, बाकी ये चीज़ तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी, जो ब्रिटेन में इस समय अभी बने हैं मुख्यमंत्री, 404 सीट जीते हैं, यही पार्टी है, ठीक। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला हम बात करें पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक किसकी? दादा भाई नौरोजी की है। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, याद रखिए। अगला दिया है वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना एच मतलब जे एन टाटा ने किया। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो देखिए कुटीर उद्योग से संबंधित हो तो तुरंत महात्मा गांधी जी पे चले जाइएगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला है कि वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावस जी डावर के द्वारा की गई। अगला है कि वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो सेराम या श्री राम जो है पश्चिम बंगाल। अगला है भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? 1833 में दोस्तों। उसके बाद प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिक्कर 1765 से 72 के काल में, मतलब इस काल को क्या कहा? डाकुओं का राज कहा या डाकू राज कहा। अगला है कि 1813 के ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो कपड़ा उद्योग था। प्रमुख पद्धतियाँ देखते हैं। तिनकठिया पद्धति क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण या बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तब महात्मा गांधी जी गए थे चंपारण, ठीक। ददनी दादनी प्रथा क्या है? इस प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों, शिल्पों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे, यानी पहले ही धन दे देते थे, वो प्रथा थी।
आगे अब चले, वो भी उल्टा सीधा रेट दे देते थे, कोई मतलब बहुत वो उपकार नहीं करते थे, नहीं तो बहुत दया खाओ। देखिए यहाँ है स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। देखिए स्थायी कोई इंसान हो जाएगा तो लाश की तरह हो जाएगी कि नहीं? लावारिस, कार्नवालिस, लावारिस कार्नवालिस। तो आप ये समझ में आ गया होगा स्थायी वाला, ठीक? 1793 में। अगर हम रैयत की बात करें तो रीड एंड मुनरो, तो मुनरो भी हैं और रीड भी हैं, ठीक? तो रैयत और रीड, महालवाड़ी, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, हार्ल्ड मैकेंजी, 1822, 1820, 1793। तो आपको ये तीनों ऐसे ही याद कर लीजिए। देखिए ये तो ये याद हो जाएगी, माँ से महाल वाली, माँ से मैकेंजी। अगर ये याद कर ली तो काम हो जाएगा। देखिए महल, महल में कौन रहता? चिंपैंजी यानी मैकेंजी। कुछ भी मतलब रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए ये कहाँ थी? तो ये थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, ठीक? ये कहाँ थी? बम्बई, मद्रास, असम में थी। ये कहाँ थी? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, पंजाब में थी। ये समस्त ब्रिटिश भारत का 19% थी, कौन सी? जमींदारी वाली। और ये 51% थी रैयतवाड़ी। और अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पर 30% कौन थी? माहलवाड़ी थी। देखिए इसमें किसान मतलब क्या होता था? भूमि का मालिक किसान होता था, रैयत मतलब किसान ही होता है, तो किसान होता था। इसमें भूमि पर अधिकार जो है गाँव का अधिकार था, और इसमें जो सीधी-सी बात है, ज़िम्मेदारी है तो ज़मींदार का होगा, तो भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए ज़मींदार को दिया जाता था। अब देखिए यहाँ लिखा ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की ज़िम्मेदारी ज़मींदार की थी। यहाँ ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की ज़िम्मेदारी किसान की थी। यहाँ ब्रिटिश राजस्व को देने की ज़िम्मेदारी समस्त गाँव के मुखिया की थी। ये कर की लगभग 33 से 55% ये 60% तक थी। प्रभाव क्या हुआ इससे? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया दोस्तों। कृषकों की दरिद्रता आई, कृषि में ठहराव तथा अवनति। भाई कह रहे हैं कि आपकी उपज हो या ना हो लेकिन आप लगान ज़रूर देंगे। एक मूवी है साउथ में, नाम मैं भूल गया हूँ। अगर देखना है दोस्तों तो वो देखिएगा, सब मुझे बहुत ही अच्छी लगी है रियल में। वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड बनाई गई है, साउथ की मूवी है। उसमें जो है हमारे ये हैं रे नाम मतलब कई सारे हीरो हैं साउथ के, तो देखिएगा थोड़ा आपको मज़ा आएगा। मतलब अच्छी मूवी यही से इसी से रिलेटेड है। जो व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड है। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय है, कृषि का वाणिज्यीकरण है। चलो मैं मूवी का नाम कल बताऊँगा तो देखिएगा और मज़ा आएगा आपको, समझ में ज़्यादा आएगा। वह कौन-सी भू-राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की? रैयतवाड़ी थी। देखिए रैयतवाड़ी 51% पर थी ना, तो सबसे ज़्यादा हुई नहीं। अगला स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 से बंबई से थाड़े व प्रथम रेल चलाई गई। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेज क्या आप मतलब जो है भारत का भला करना चाहते थे? नहीं। अंग्रेज जो है अपना भला करना चाहते थे, लेकिन ये बात सही है कि वो अपना भला करते-करते भारत का भी भला कर गए। जैसे देखिए रेलगाड़ी बनाए किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि माल जो है जगह-जगह से एक जगह पहुँच जाएगा मतलब गाड़ियों के द्वारा। कभी युद्ध होगा तो सैनिक पहुँच जाएँगे। 1857 की क्रांति कैसे कवर किए? इसी से तो कवर किए। नहीं तो अगर ये ना होती तो कैसे सैनिक इधर से उधर जल्दी-जल्दी पहुँच पाते? नहीं होते ना। तो ये चीज़ है। तो मतलब पहुँच जाती तो वो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आज हमें फ़ायदा दे रही है, ठीक? आगे बढ़ें? देखिए 1857 की क्रांति देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। आगे बढ़ें 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक कौन है? कमल और रोटी है। आगे बढ़े अगर वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग थे। अगर हम बात करें 57 के समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन थे। अगला हम 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी दोस्तों? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना यही थी, ठीक? आगे बढ़ें 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे? अवध से दोस्तों, इसकी सेना बहुत ही मजबूत थी। अगला 1800 पूरे मतलब भारत में अंग्रेजों ने जहाँ-जहाँ शासन किया है, जहाँ-जहाँ कब्जा किया वहाँ अवध की सेना ज़रूर थी दोस्तों। बिना इसकी सेना के जो है वो कहीं भी मतलब कब्जा ना करे। अवध ने बहुत साथ दिया है ना। अगला है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो कैनिंग ने बनाया था। ठीक, आगे हम विद्रोह अभी बाद में देखेंगे, पहले ऊपर देख लें। जो बचा हुआ है। देखिए केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 की क्रांति का विद्रोह असफल रहा।
अगला है कि लखनऊ 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। अगला है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई हुआ अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो हीरोज ने किया। अगला है कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। इंपॉर्टेंट। फैजाबाद में कौन कर रहे थे? फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया? मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने तथा किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को किया, रामचंद्र पांडुरंग को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खां। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो पील। देखिए अंग्रेज 1857 की क्रांति में क्या पड़ गए? पीले पड़ गए। क्या हो गए? पीले। तो पीले से पीला आयोग। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1857 के प्रमुख नेता और जो सारा कुछ देखिए दिल्ली में कौन कर रहे थे? जो दबाया किसने और कर कौन रहा? देखिए दिल्ली में कर रहे थे बहादुर शाह फर्स्ट और उनके सैनिक सेना नेतृत्व थे या सेनापति बख्त खां थे। ये विद्रोह की तिथि की थे 11 मई 1857। दबाया किसने? तो हडसन और निकलसन ने। अगर हम बात करें लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके जो पुत्र थे वो बेजिस कादिर 4 जून 1857 एक कैंपबेल कर रहे थे। झांसी या ग्वालियर से रानीबाई व तात्या टोपे थे। 4 जून 1857 हीरोज। देखिए ये तारीख छोड़ दीजिए, अब तारीख छोड़िए, कोई मतलब नहीं। ठीक, हम यहाँ देखेंगे बस। देखिए कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे, कैंपबेल ने दबाया क्योंकि लखनऊ और जो है कानपुर पास में पड़ता था, दोनों दबा दिए। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, कर्नल नील। अब फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे तो कर्नल नील। तो दोनों जो है कौन? कर्नल नील हो गए। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे तो विलियम टेरल एवं बिसेंट आयर कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खां थे तो ये क्या कर रहा? 1857 में विसेंट आयर थे। फतेहपुर अजीमुल्ला थे, जनरल दिलान। बस ये ज्यादा पूछता है कि कौन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 जो है पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को की। अगला है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का दोस्तों। अगला है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो कैनिंग को बनाया गया। अगला है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? वो मिर्जा गालिब थे। अगला है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग व जमींदार 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे, यानी शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार जो है तटस्थ थे, किसी की तरफ नहीं थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद थे। अगला है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। 1857 के ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया किए थे। और देखिए अंग्रेजों की सर्वाधिक ग्वालियर के सिंधिया किया। सिंधिया ही शामिल है किसमें? जो है कैबिनेट में शामिल है कि नहीं? मोदी सरकार में शामिल है ना। तो ये चीज है, वही है, इसलिए जो है कभी कभी मतलब जो है उड्डयन मंत्रालय उनको दिया गया था, मतलब आज से 1-2 साल पहले, अब पता नहीं है कि नहीं। तो दोस्तों मतलब ये मतलब रहता है थोड़ा बहुत, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी मतलब ये नहीं कि मैं कोई विरोध कर रहा हूँ, नहीं। देखिए 1857 की पुस्तक देखते हैं कौन है 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। पहली है द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता की है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर की है। 1857 एस.एस. सेन की है, यानी 1857 की बात कर रहा है। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1840 1857। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स की है। रिबेलियन 1857, ये पी.सी. जोशी की है। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां की है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी, यानी बहुत ही दमदार तरीके से लड़ी थी। ठीक, आज किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया? तो बी डी सावरकर ने बताया। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने की? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया। तथा कथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का है। अगला है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एस. सेन थे।
अगला है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत कौन सा है? तो डॉक्टर एस एस सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रमुख हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। आगे हम बात करें वी डी सावरकर, 1857 के विद्रोह का एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर सी मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने कहा, मतलब सर जॉन लॉरेंस ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजरायली ने क्या कहा, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा, 1857 के विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कार्य चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स ने कहा, यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम, यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था। उसके बाद रीज ने क्या कहा, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक, अगला है किसान व जनजातीय विद्रोह। टाइम देखें दोस्तों पहले। ठीक है, देखते हैं। देखिए, प्रमुख किसान व जनजातीय विद्रोह। पहला क्या है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य घटना केंद्र क्या था? पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ 59 और 60 के मध्य। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता? बिरसा मुंडा को। अगला है कि संथाल यानी 1855-56 में नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, इसे हूल विद्रोह के नाम से जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये डेट भी आपको याद रखनी है। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह या बिरसा विद्रोह जो है, मतलब ये वाला जो है नील विद्रोह, सॉरी। ठीक, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही जूम होगा। देखिए, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में किया गया। हो विद्रोह तो 1820-21 के मध्य है। संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया था। अगला है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया। कूका आंदोलन 1840 से 72 किसके संगठित किया? तो गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। ठीक दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक, उसके बाद पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। उसके बाद है फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? 1820 में हुआ। उसके बाद मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी मांग। कोल विद्रोह बुद्धो भागत थे। ठीक, 1831 से 32। अगला है मानव बलि प्रथा या मोदिया का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। अगला मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1899 में। अगला है 1955 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर बारो। अगला सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता? वारेन हेस्टिंग को। अगला 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? तो अंग्रेजों से हुए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अब जनजातीय विद्रोह। अब देखिए, आपको इसमें सारी डेट नहीं याद करनी, कुछ की याद करनी है, प्रभावित क्षेत्र कुछ का याद कर लीजिए। थोड़ा मैं इस तरह कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ यहाँ लिखा चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ नेतृत्व कर रहे थे 1768 में। नानभौन या वीरभान पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र है। अगला है कि हो विद्रोह राजा पराहत। ठीक, इसका सन याद रखिए 1820, 22, 32। सिंहपुर और छोटा नागपुर पठार। अगला विद्रोह कौन है? भील है। सेवाराम, ये नहीं याद रखने ज्यादा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे उनके नाम याद रखिएगा बस, वो याद रखिए। जैसे डेट 1828-40, जैसे खासी विद्रोह राजा तीरथ इंपॉर्टेंट है। 1829 से 32 था। खासी पहाड़ी असम और मेघालय। कोल विद्रोह बुद्धो भगत या गंगा नारायण थे 1831-32 है। छोटा नागपुर पठार। अगला है रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, ये है 1779 आंध्र प्रदेश हो जाएगा रंपा विद्रोह। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई, खोंड उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, संथाल सिद्धू कानू मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी डेट भी याद रखनी है 1855-56। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। उसके बाद मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा याद रखना ही पड़ेगा 1899 से 1900 छोटा नागपुर पठार। भील विद्रोह दौलत सिंह, ये है बांसवाड़ा डूंगरपुर मतलब दक्षिणी राजस्थान। पवना विद्रोह 1873-76 में प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल। उसके बाद है केशव चंद्र राय हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अब बेलू थम्पू ने अंग्रेजों के विरुद्ध
थोड़ा ज़ूम करते दोस्तों। देखिए जब लाइटनिंग ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह आ जाता है, लाइटनिंग कम रहती है तो साफ नहीं दिखता है, यही सब समस्याएँ हैं। बेलू-थम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध देखिए सबसे बढ़िया पीडीएफ जानते हो कब बनती है? जब सूर्य का प्रकाश सुबह-सुबह निकलता है थोड़ा, तो बड़ा मस्त पीडीएफ बनती है। मैं गाँव में जितने दिन था, पीडीएफ का कोई मतलब रिस्क नहीं था, बहुत अच्छी थी। सुबह बैठ जाता था, धूप में हल्का, तो वहाँ बनाता था तो बढ़िया बनती थी। देखिए यहाँ बेलू-थम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की, ठीक? तो याद रखिए कहाँ हुआ? अगला है गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बाबा ने किया। खैरवाद आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट, ठीक? उसके बाद देखते हैं दोस्तों, गोविंद गिरी ने मेरवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन शुरू किया। देख ली, याद रखिए लसोड़िया आंदोलन बस। अहोम तो असम का ही है, 1828 से 35 हो जाएगा। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कोका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई? तो भगत जवाहरमल सेन साहिब के द्वारा की गई। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह दोस्तों हुआ था महाराष्ट्र में। किसान विद्रोह जैसे देखिए यहाँ पे साझा लिखा हुआ है, कहाँ कौन सा विद्रोह हुआ, क्षेत्र एक बार देख लीजिए आप। मैं तो पीडीएफ दूंगा ही, टेलीग्राम पे सारी डाल दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार देखिए, जो ये झारखंड वाले विद्रोह हैं सारे ऊपर हैं। जैसे झारखंड में कौन? कोल है, संथाल है, खैरवार है, ताना भगत है, और उसके बाद है युआन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा है? असम में अहोम हो गया, खासी हो गया, ठीक? याद रखिए। नागा में नागालैंड हो गया। कुकी विद्रोह तो कुकी मणिपुर की है जनजाति, पता है ना? जैसे देखिए बिहार में कौन सा है? तो बिहार में एक है, यहाँ है चेरो विद्रोह, ये देखिए ऊपर लिखा। बाकी ये बहावी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ठीक? तो ये बंगाल और बिहार दोनों में आ जाएंगे, बंगाल बिहार में दोनों में आ जाएंगे, ठीक? उड़ीसा में खोंड है, पाइका है, पाइका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाइका, और संबलपुर है। उसके बाद है पूर्वी गोदावरी कोया विद्रोह है। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेचू आदिवासी, चेचू जनजाति भी आंध्र प्रदेश की है, ठीक? याद रखिए। केरल में कौन कौन से हैं? तो देखिए केरल में कौन सी जनजाति है? पॉलीगरो का विद्रोह है, गंजाम है। कुट्टूर केरल कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट का है, रामोसी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र का। गुजरात में कच्छ विद्रोह बघेरा विद्रोह है। भील विद्रोह तो एमपी का हो जाएगा, ठीक? उसके बाद दोस्तों पंजाब में कौन सा है? तो कोका विद्रोह है। कौन सा है? कोका विद्रोह। बस इतना ही है, तो याद रख गए होंगे मैक्सिमम आपको। लिखा है गोगिनेंगी रंगा बाईकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं, ठीक? अब देखिए प्रभावित क्षेत्र दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए बस। देखिए मोपला विद्रोह प्रभावित क्षेत्र क्या है? मालाबार तट है, ठीक? केएन मतलब केएन हाजी अंग्रेजों द्वारा नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करना था, उसके लिए चलाया गया उद्देश्य था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ, 59 से 60 हुआ। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह बंगाल का है। ईशान चंद्र राय, शंभूपाल व केशव चंद्र से अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों के जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र व बेदखली करना। उसके बाद है दक्कन विद्रोह, तो महाराष्ट्र के पूना में है। बाबा साहेब देश रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दरें अत्यधिक वृद्धि की गई। इसीलिए तो मैं बता रहा था ना, इसीलिए तो विद्रोह हो रहे थे। अगला चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह जैसे महात्मा गांधी गए थे, तिनकटिया पद्धति था, पता है। खेड़ा है 1918 में था खेड़ा, महात्मा गांधी व वल्लभ भाई पटेल थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। उसके बाद है अवध किसान आंदोलन 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। झिंगुरी लाल सिंह व बाबा रामचंद्र है। अवैध लगान व बेद खली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम के लगान में बढ़ोतरी। उसके बाद है एका आंदोलन, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर है, 1921 और 22 में है। मदारी पासी लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह महालाबार तट, ये द्वितीय चरण है। अली मुदलियार अधिक लगान हुआ, बेदखली। बारदोली तो 1928 में सूरत की बारदोली तालुका सरदार पटेल थे, लगान में बढ़ोतरी थी। यहीं पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब में किसान आंदोलन 1930-40, आज भी हो रहा किसान आंदोलन। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लैलपुरा, शेखुपुरा। सोहन सिंह भागना थे, ज्वाला सिंह थे, तेज सिंह थे, मास्टर हरी साहब,
हादी सिंह बाबा। भू राजस्व में कटौती, ऋणों में भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, ठीक। उसके बाद है कंपा सिंह, भवन सिंह, बटाईदारों के निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। अगला क्या है, तेलंगाना आंदोलन है। तेलंगाना में है सामूहिक नेतृत्व है, निजाम, जमींदार, साहूकार, व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए यहीं पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चैप्टर देखेंगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, अभी आगे देखेंगे लेकिन कल देखेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।